कि शोध को आखिर दर्शन क्यों कहा गया है। दर्शन सामान्यतः बड़ा बोझिल विषय माना जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो हम जो कुछ भी अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, वो हमारे देखने में दर्शन है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम देखते कैसे हैं। तो स्थूल अर्थ में यदि हम कहें तो जो कुछ भी हमारी आँखों से देखा जाता है वो दर्शन है। लेकिन इसके आगे की प्रक्रिया ये है कि हम देखते तो आँखों से हैं, लेकिन उसको महसूस करते हैं अपने मस्तिष्क के द्वारा। हमारा मस्तिष्क सामने जो कुछ भी दिखता है उसके अनुसार उन चीज़ों की परिस्थितियों, रंग भेद, सारी चीज़ों का निर्धारण हमारे मस्तिष्क करता है। हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं वो करती हैं। एक सामान्य सा मैं उदाहरण बताऊं कि आपकी मुद्रा, आपका मन अगर प्रसन्न है तो सामने प्रसन्नता वाली चीज़ आपको प्रसन्न करेगी। लेकिन यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है, मन में व्यथा है, तो वही चीज़ आपको उतना सुकून नहीं देगी जितना कि आपको आपकी मन स्थिति के कारण सुकून देती। तो शोधार्थी या अनुसंधान करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो दृष्टि होती है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे उसको अपने मन स्थिति के अनुसार उसको अपने मन में स्थान देते हैं, जिस पे आगे चल के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है कि शोध विज्ञान है। यहाँ विज्ञान कहने से आशय यह है कि किसी भी, जब हम लोग बचपन में विज्ञान की परिभाषा पढ़े तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विषय के बारे में जो कुछ भी हम सुसंबंधित क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं वो विज्ञान है। विज्ञान धन ज्ञान, ज्ञान की एक विशिष्ट शैली। निसंदेह प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो वो चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन जब हम एक सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं तो विज्ञान का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में सुसंबद्ध और व्यवस्थित, जो कुछ भी हो ज्ञान वो व्यवस्थित हो उस। और ये कहा गया है कि शोध विज्ञान शोधकार को एक संतुलित निर्णय के लिए समर्थ बनाता है। संतुलित निर्णय इस सेंस में कि जब भी आप कभी शोध करते हैं तो उनमें चीज़ों को टाइम के साथ साथ कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, जो क्रम होता है, जो सीरियल होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके शोध के लिए। तो पहली चीज़ आपका विजन, आप किसी भी समस्या को, किसी भी विषय वस्तु को किस रूप में देखते हैं। दूसरा, जो हम कहते हैं कि शोध विज्ञान है, तो दूसरी चीज़ ये है कि शोध को किस रूप में हम क्रमबद्ध तरीके से, सुसंबद्ध तरीके से, एक पूर्वापर संबंध के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। यह हमें एक वैज्ञानिक दृष्टि, एक विज्ञान के ज्ञान के द्वारा ही पता चलता है। अगले पॉइंट है, शोध एक कला है। रिसर्च इज ए आर्ट। क्योंकि जब आप अपना रिसर्च तैयार करते हैं, अपना शोध कार्य पूर्ण करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो अवयव है वो है आपके शोध कार्य की प्रस्तुति,
कि आपने जो कुछ भी शोध किया है वो किस रूप में आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस प्रस्तुति का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है कला। कला का संदर्भ सिर्फ चित्रकला से नहीं है। कला अपने विस्तृत संदर्भों में वो सब कुछ समेटी है। जैसे अगर आप किसी वस्तु को प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रस्तुत करने के ढंग में भी एक आर्ट होता है। आप कुछ लिखते हैं, उस लिखने में भी आपका एक आर्ट होता है। तो ये जो आर्ट है, जो कला है, वो सिर्फ आप अगर जो स्थूल रूप में कला आपके जीवन में, हमारे जीवन में मौजूद है, उसके रूप में देखेंगे तो कला को देखने की एकांगी दृष्टि होगी। समग्रतः हम अगर कोई भी कार्य करते हैं सुरुचिपूर्ण ढंग से, इन ए मैनर्ड वे, तो वो एक कला का हिस्सा होता है। बोलने की भी कला होती है, लिखने की भी कला होती है। तो ये जो सारी कलाएं हैं वो आपके शोध के सौंदर्य को बढ़ाती हैं कि कैसे आपको अपने शोध प्रबंध को पूर्ण कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना है। अब आपके समक्ष हम ये बात रख रहे हैं कि शोध के निमित्त आवश्यक तत्व, कि अगर आपको शोध करना है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आवश्यक होती हैं, जिनकी आपको, आपके अंदर अगर वो गुण हैं, वो चीज़ें मौजूद हैं, तो आप शोध अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रतिभा। प्रतिभा मीन्स टैलेंट। शेक्सपियर का एक कोटेशन मैं यहाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम वन फाउंड ग्रेटनेस। तो यहाँ यह है कि प्रतिभा शोध के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, ऐसा नहीं है। प्रतिभा भी आवश्यक तत्व है। अगर आपके अंदर बाय बर्थ कोई टैलेंट है किसी भी चीज़ को देखने की, समझने की, और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, और उस भगवान रूपी व्यक्ति को कहीं न कहीं कोई न कोई प्रतिभा जरूर प्राप्त होती है। किसी को लिखने की, किसी को पढ़ने की, किसी को बोलने की, किसी को गाने की। इसी तरह से अन्य तरीके हैं। जब हम प्रतिभा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कबीर को, जिन्होंने कहा कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, जिन्होंने पढ़ाई नहीं, ऐसा कबीर का मानना है। तो प्रतिभा शोध के लिए एक आवश्यक तत्व है। लेकिन यहाँ ये भी हम बता दें, स्पष्ट कर दें कि जब आप लोग काव्य हेतु की बात करते हैं काव्य शास्त्र में, तो जो दूसरी चीज़ें हैं कि अभ्यास, तो ये भी महत्वपूर्ण है, और बौद्धिक क्षमता भी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो प्रतिभा के साथ साथ जब आप लगातार, अगर आप सामान्य से औसत विद्यार्थी हैं और आपकी रुचि है कि हमें शोध करना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि हम ज्ञान को अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और जब हम ज्ञान को अर्जित करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं तो वहाँ से हमारी बौद्धिक क्षमता विकसित होती है। तो प्रतिभा अगर आपके पास न भी है और आपके अंदर एक अलग तरह की जिद है कि मुझे ये काम करना ही है और उस काम करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, तो उससे आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। बौद्धिक क्षमता के विकास का मतलब ये है कि आप चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं। कहा गया है कि
कुछ लोग प्रतिभाशाली न होने पर भी नियमित शिक्षण, परिश्रम और अध्ययन द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि समुचित प्रशिक्षण के अभाव में अच्छी से अच्छी प्रतिभा अपना उत्कृष्ट योगदान देने में समर्थ नहीं होती। तो जो शोध के लिए आवश्यक तत्व हैं उसमें प्रतिभा के साथ साथ बौद्धिक क्षमता और सक्रिय चिंतन भी महत्वपूर्ण है। सक्रिय चिंतन का मतलब यह है कि एक्टिव रूप से आप थॉट करें। जो हमने पहले आपको बताया कि शोध के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो दृष्टि है, दर्शन, कि किसी भी चीज को आप कैसे देखते हैं। और आगे भी हम बताएंगे कि चिंतन मनन कैसे शोध, व्यवहारिक शोध या साहित्यिक शोध में महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है सक्रिय चिंतन, कि आप कितने अच्छे ढंग से और कितना निरंतर रूप से चीज़ों को समझते हैं और उनको करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उन सारी चीज़ों को समझें। लगातार अगर आपको शोध करना है तो लगातार चीज़ों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ ये एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जो कुछ भी मैं बात शोध के संदर्भ में करूँगा वो जीवन, जगत और समाज के संदर्भ में नई चीज़ों के अन्वेषण के लिए हम करेंगे। बाद में मैं आपको शोध प्रबंध या शोध पत्र लिखने के बारे में बात करूंगा, लेकिन जीवन जगत में जो कुछ भी नया होता है वो शोध का अंग है। हम नित्य प्रति के जीवन में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को कुछ लोग अच्छे ढंग से प्रस्तुत करके उत्कृष्ट साहित्य का सृजन करते हैं और कुछ लोग उसको ऐसे ही जाने देते हैं। तो प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता के साथ साथ सक्रिय चिंतन एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा हम शोध की दिशा में आवश्यक चीज़ें जुटा सकते हैं, या ये कहें कि हम उस चिंतन की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, उस चिंतन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तटस्थता। तटस्थता का मतलब यह है कि हमारा शोध विषयों से या शोध की या समाज की या अपने जाति की या अपने धर्म की या अपने संस्कृति की प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो। तो शोध के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव जो है, जो आवश्यक तत्व है, वह है तटस्थ भाव। जब हम शोध करते हैं और हमें लगता है कि तुलसीदास हमारे बड़े अच्छे कवि हैं, हमारे प्रिय कवि हैं, और हम शोध विषय का चयन करते हुए तुलसीदास का चयन करते हैं, तो हमारे मन का जो वो पक्षपात है कि तुलसीदास बहुत अच्छे हैं, हम राम के भक्त हैं और तुलसीदास ने राम के गुणों का बखान किया है, इसलिए हम तुलसीदास का अध्ययन करेंगे, तो यह तुलसीदास के प्रति आपके पक्षपात का भाव होगा। और वह शोध कहीं न कहीं जो आपके मन में पक्ष का भाव है, जो आपके मन में तुलसीदास के प्रति या किसी भी, हम कवि, लेखक या सामाजिक विषय वस्तु को ले लें, संस्कृति को ले लें, भाषा को ले लें, तो उस भाषा के प्रति अगर हमारा पूर्वाग्रह है, उस संस्कृति के प्रति हमारा पूर्वाग्रह है, वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं तो शोध के लिए वो गलत होंगी और हम अपने निष्कर्षों में, अपने शोध में वो चीज़ नहीं दे पाएंगे जो हमें देना चाहिए। तो शोध करते हुए हमारी दृष्टि, हमारे विचार और हमें तटस्थ होना चाहिए और चीज़ों को तटस्थ भाव से प्रस्तुत करना चाहिए। अगला पॉइंट है शोध अनुशासन।
अनुशासन अपने आप में आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, अगर आप अनुशासित ढंग से कार्य नहीं करते हैं, तो फिर कोई भी कार्य आप ढंग से नहीं करेंगे। तो शोध में भी अनुशासन का विशेष महत्व है, और इस महत्व को दो बिंदुओं से आप समझ सकते हैं। पहला है सूक्ष्म अध्ययन, डीप स्टडी। आप किसी विषय को लेते हैं या किसी समाज को लेते हैं या किसी आर्ट को लेते हैं, जो कुछ भी आपके शोध का विषय वस्तु हो, चाहे वो कथा साहित्य हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो लोक जीवन हो, चाहे वो समाज की कोई आर्ट हो, उन सारी चीज़ों का जब आप विवेचन विश्लेषण करते हैं तो दो चीज़ें शोध अनुशासन में महत्वपूर्ण बताई गई हैं, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म अध्ययन, किसी भी विषय वस्तु को, जो कुछ कंटेंट है, जिस समस्या को आपने अपने शोध का विषय बनाया है, जिस शोध को आप करने जा रहे हैं, उस शोध में पहली चीज होती है सूक्ष्म अध्ययन। माना कि हम तुलसीदास पे अध्ययन कर रहे हैं, तो तुलसीदास से संबंधित जितने भी पक्ष हैं, जिन्हें हम सकारात्मक भी कह सकते हैं, नकारात्मक भी कह सकते हैं, सामाजिक भी कह सकते हैं, सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, भाषा के अस्तित्व की बात हम कर सकते हैं, सारी चीज़ों पे हमको एक एक चीज़ों पे अध्ययन करना पड़ेगा। आप देखिए कि अधिकांशतः हिंदी साहित्य के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, उसमें सबसे बड़ी कठिनाई शोध कार्य करते हुए आती है, और वह यह है कि रचनाकारों का नाम, गुरु, माता पिता, जन्म स्थान, ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, और इन बातों को लेकर तमाम तरह के खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रहती है, और वो सारे लोग अपने अपने ढंग से चीज़ों को व्याख्यायित करते हैं। तो जब आप किसी भी विषय वस्तु या किसी भी समस्या को लेते हैं, तो उस समस्या यहाँ शोध विषय से संबंधित है। तो जब आप किसी भी विषय वस्तु को लेते हैं, तो तुलसीदास को ही हम अगर मान लें प्रतिमान, या और किसी को भी मान लें, तो हमें उनके उस समय को देखना पड़ेगा, उस समाज को का अध्ययन करना पड़ेगा, सूक्ष्म अध्ययन के दिशा में उस भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा जिस भाषा में वह रचनाकार लेखन कार्य कर रहा है, उस समाज को जानना होगा, उस संस्कृति, उस सभ्यता और उस धर्म और जीवन दृष्टि को देखना होगा जिसके बारे में रचनाकार बात कर रहा है और जिस समय रचनाकार हुआ है। तो सूक्ष्म अध्ययन की अगली प्रक्रिया जो होती है वह है व्यापक विश्लेषण। सूक्ष्म अध्ययन के उपरांत आप विषय वस्तु से संबंधित, समस्या से संबंधित, शोध कार्य से संबंधित बहुत सी सामग्रियों का संकलन करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रमाण सामग्री। तो जो प्रमाण सामग्री का हम संकलन करते हैं, जिन चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, उन चीज़ों को हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस विषय पे हम निर्णय लेने वाले हैं वह उस सामग्री में पर्याप्त रूप से मौजूद है अथवा नहीं। निर्णय लेने के लिए आपके पास विषय वस्तु के सूक्ष्म अध्ययन के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है प्रमाण सामग्री के पर्याप्त होने पर ही निष्कर्ष निर्णय किया जाए।
मतलब जिस निष्कर्ष पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए। और दूसरा चीज है, इसमें दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, प्रमाण सामग्री के प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण होने पर ही निर्णय लिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद के बारे में और सारी स्थितियां हमने मध्यकाल की दिखा दी। तो जिन चीज़ों की हम बात करेंगे, अगर हम प्रेमचंद की बात करेंगे तो हम आधुनिक युग की समस्याओं की बात करेंगे, हम आधुनिक युग के जीवन दृष्टि की बात करेंगे, और उसमें जो हमारी सामग्री हो वो प्रामाणिक हो और प्रासंगिक भी हो। जिस समय की हम बात करेंगे उस समय के समाज, भाषा, विचार को हम बात करेंगे, और वो सारे तत्व के आधार पर ही हमें निर्णय लेना चाहिए। और व्यापक विश्लेषण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है निष्कर्ष। रचना या रचनाकार के प्रति यदि हमारे मन में कोई पूर्वाग्रह है तो उस पूर्वाग्रह से परे होकर हमें निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेते समय हमें इस बात का बहुत तटस्थ भाव से देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो कुछ राग भाव है, वह राग भाव या द्वेष भाव, यहाँ राग और द्वेष का मतलब है कि अगर आपके मन में उनके प्रति कोई लगाव है या ईर्ष्या है, या उस विषय या उस समाज, जिस किसी भी विषय वस्तु पे आप अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि आपका मन में कुछ लगाव है, यदि आप हिंदू धर्म का अध्ययन कर रहे हैं और आपके मन में हिंदू होने के नाते हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह है, तो कुछ अगर अच्छाई है तो आप उसको बहुत प्रशंसित कर रहे हैं और उसकी कमियों को आप छिपा ले जा रहे हैं। ये सामान्य उदाहरण है। किसी भी विषय वस्तु की बात हम कर लें, चाहे हम रचनाकार के संदर्भ में बात कर लें, चाहे समाज के संदर्भ में बात कर लें, चाहे भाषा के संदर्भ में बात कर लें, कोई भी विषय वस्तु हो तो वो पक्षपात रहित होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। हमारे अपने व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो अध्ययन हो, जो हमारा शोध हो, उस पे जो हमारा व्यक्तिगत आग्रह है, हमारे व्यक्तिगत सोच है, वह सोच कहीं भी उसे प्रभावित नहीं करनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब आता है कि शोध के सोपान। किसी प्रत्यक्ष समस्या का अनुभव। सबसे बड़ी चीज शोध के संदर्भ में ये होती है कि आप विषय को चुनते हैं और वह विषय या समस्या आप पहले देखते हैं कि यह प्रासंगिक शोध का विषय है या इस विषय पे शोध हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण है किसी प्रत्यक्ष समस्या का अनुभव करना। किसी विषय वस्तु को शोध के लिए पाना, कि आपने देखा कि प्रेमचंद के उपन्यासों में समाजवाद है, या प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा पे हमें बात करनी है, या हमें हिंदी भाषा पे बात करनी है, तो किन किन विषयों पर इनमें कार्य हुआ है, सबसे पहले तो ये। और जो कार्य नहीं हुआ है उन कार्यों में आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ है जो आपके विषय वस्तु या आपके द्वारा उस पर शोध किया जा सकता है, या उस पर अब तक शोध नहीं हुआ है, उस पर अब तक बात नहीं हुई है। तो उस समस्या को अनुभव करना कि हम
किसी एक विषय वस्तु, यहाँ समस्या कहने से मतलब यह है कि शोध का जो विषय होता है, ठीक है ना, वो यहाँ समस्या के रूप में प्रस्तुत की गई है कि आप किसी एक विषय को लेते हैं और उस विषय के बारे में आप अपनी बातचीत करते हैं। तो आपने पहला तो सबसे पहले कि किसी विषय वस्तु के बारे में आप अनुभव करेंगे, विषय वस्तु को जानेंगे और फिर विषय वस्तु को जानने के साथ साथ उस लक्ष्य सिद्धि के लिए उचित साधन की खोज करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है, पहले तो आप समस्या का अनुभव करेंगे, किसी समस्या को पाएंगे और उसके बाद उस समस्या से निजात पाने के लिए उस विषय वस्तु को अध्ययन कर प्रस्तुत करने के लिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अवयव है वो उस साधन की आप खोज करेंगे कि इस साधन के माध्यम से हम शोध कार्य करेंगे। अगला जो टॉपिक है कि ये कौन से साधन होंगे, तो फिर आप देखेंगे कि किसी वस्तु के गुणों या स्वभावों की पहचान। ये प्राकृतिक विज्ञान के संदर्भ में कहा गया है कि किसी वस्तु के गुणों या स्वभावों की पहचान। यहाँ आप रचना के संदर्भ में लेंगे तो उस कृति या कृतिकार, मतलब जो लेखनी है, जो लिखा गया है वो, या जिसने लिखा है वो, उसके गुणों और स्वभावों की पहचान करेंगे। अगला पॉइंट है किसी अप्रत्याशित संभव का विशदीकरण, कि आपने एक विषय चुना और उस विषय पर शोध करते हुए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें आपको ऐसी मिले जो आपने रिसर्च कार्य, शोध कार्य शुरू करते हुए, विषय वस्तु का चयन करते हुए, शोध का विषय का चयन करते हुए सोचा ही न हो। अप्रत्याशित संभव कि इन फ्यूचर यह भी हमारे अध्ययन में हो सकता है, उसका भी हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और जो समस्या, जो विषय है, उसको आप स्पष्ट रूप से क्लियरली मेंशन करेंगे कि हमें किन विषयों पर बात करनी है, किस विषय पे हमें शोध करना है और उस शोध के संदर्भ में क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं, कौन सी कठिनाइयाँ, कौन सी परिस्थितियाँ, कौन सी चीज़ें मार्ग में हमारे बाधा हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों का, उन सारी स्थितियों का पहले ही आकलन कर लेना चाहिए। अप्रत्याशित संभव का विशदीकरण। और दूसरा है शोध समस्या का स्पष्ट शब्दों में कथन। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, जब भी आप विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, तो कभी कभी वो होता है कि जैसे आपने लिख दिया कि हिंदी के उपन्यासों, तो हिंदी के जब आप उपन्यासों की बात करते हैं तो हिंदी के उपन्यासों में आपको सारे उपन्यास हो जाएंगे। तो आप उसको सिंप्लीफाइज करने के लिए कहेंगे हिंदी के प्रमुख उपन्यासों। तो प्रमुख उपन्यासों में कौन से प्रमुख उपन्यास हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, वे जो प्रमुख उपन्यास हैं वो किसकी दृष्टि में प्रमुख उपन्यास है, आपकी दृष्टि में कि हमारी दृष्टि में, या किसी विशेष रचनाकार की दृष्टि में प्रमुख उपन्यास है। यहां जो हम बात कर रहे हैं प्रस्तुत समस्या का स्पष्ट शब्दों में कथन, तो फिर उसको और सिंप्लीफाइज करेंगे कि आंचलिक उपन्यास, की मनोवैज्ञानिक उपन्यास, की समाजवादी उपन्यास। और फिर उपन्यासों पे जब हम बात करेंगे, या हम प्रेमचंद की ही बात लेते हैं, तो प्रेमचंद के उपन्यासों में भी बहुत सी भी वैविध्य हैं। प्रेमचंद पे आज की डेट में हिंदी में हजारों साहित्य शोध कार्य हो चुके हैं। तो जब हम विषय को लेते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय रखिए और उसका व्यापक विश्लेषण कीजिए। पिछले स्लाइड में मैंने बताया, पीछे मैंने बताया कि दो चीजें होती हैं, सूक्ष्म अध्ययन, व्यापक विश्लेषण। अब आप प्रेमचंद पे काम कर रहे हैं तो प्रेमचंद की कहानियों पे कर रहे हैं कि प्रेमचंद के उपन्यासों पे कर रहे हैं,
प्रेमचंद की अगर कहानियों पे कर रहे हैं या उपन्यासों पे कर रहे हैं